एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। ठीक है, तो आज पाठ तीसरा पढ़ते हैं और समझते भी हैं। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते, वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग या अन्य रियासतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक के भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। सोचिए और बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी। ये आपको सोचना है और उसके बारे में कुछ बताना है। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना, व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। इस तरीके से मिलाया, फूट डालो एंड राज करो, और बहुत सी कुरीतियों के जरिए। मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशार्ग बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्य में भावी था। अतः 1767 ईस्वी से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। कितने? मैसूर और अंग्रेजों के, मैसूर मीन्स हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में कितने युद्ध हुए? 4। ये कौन है? ये हैं हैदर अली। ये हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान के फादर, पिता। टीपू सुल्तान के फादर हैं ये हैदर अली। अब आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1737 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। 67, 68, 69। ये कितने दिन चला? 2 वर्ष। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उन्हें कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, जो पहले चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। यह संधि हुई अंग्रेजों से और सहायता करने का वचन भी एक दूसरे ने अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। देखते हैं पेज नेक्स्ट। देखते हैं 18वीं शताब्दी में इंडिया अपना कैसा था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत। ये काबुल है, ये हेरात है, ये गजनी पेशावर, ठीक है, कांधार जम्मू कश्मीर, कश्मीर श्रीनगर पालम नदी झेलम नदी, मुल्तान सिंधु नदी, अमृतसर जालंधर, लाहौर राजपूताना, बीकानेर, अजमेर जोधपुर। ये 18वीं शताब्दी का भारत है। देखो आसाम है यहाँ, ठीक, ये बंगाल है, हुगली, पटना, बक्सर, अवध, ये है लखनऊ, अवध जिसको कहते हैं, ठीक, ये हिमाचल है, काठमांडू, ये नेपाल है। ठीक है, अब इसमें और भी आप देखो, इसको हम जो बताना चाह रहे हैं वो देखो, वो समझो। ठीक है,
पूरा इंडिया का मैप देखो 18वीं शताब्दी का। देखो कितना ज़्यादा, हैदराबाद, निजाम, ये ठीक, अरब सागर, और ये विशाखापट्टनम, ये यहाँ श्रीलंका लटका होगा। देखो दिखा, ये देखो ये श्रीलंका है, ठीक है, ये है श्रीलंका, ये वाला श्रीलंका है, ये कोलंबो वहाँ की राजधानी। ये हिंद महासागर है, ये मराठा राज्य और फारसी सीमांत और पूर्वी मुग़ल साम्राज्य, इनका ये दर्शाए गए हैं। ये ज़्यादातर ये मुग़ल साम्राज्य, जितनी खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये सब मुग़ल साम्राज्य है, और ये बेड़ी बेड़ी जो है फारसी सीमांत है, और बाकी जो बिंदी से हैं यह पूर्वी मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। ये मराठा साम्राज्य है, खड़ी खड़ी लाइनों वाला मराठा। देखो मराठा तब कितना था 18वीं शताब्दी में, ये पूरा मराठा राज्य था। और इंडिया कितना बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा 18वीं शताब्दी का इंडिया। ये आप लोगों को ग्लोब में देखोगे तो, या मैप में बड़े में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी से, यह 4 वर्ष लड़ा गया। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। देखो अंग्रेज सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हुआ। 1782 में 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। कब हुई? 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तराधिकारी संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे से के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में है। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। श्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा करानूर मोल लेने का प्रयत्न किया, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने श्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज जिधर पावर होते थे उधर मिल जाते थे। ये कौन है? यह है टीपू सुल्तान। इनकी पगड़ी मूछे और ये टीपू सुल्तान है, ठीक है। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अम्बूर से होते हुए बैंगलोर तक पहुंच गई, जिससे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचेंगे, अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु सिर के वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। जब उन्होंने देखा कि युद्ध रखना असंभव है, तो संधि उनको करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके पश्चात इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। उस समय में 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा था। आज वो 300 करोड़ होंगे कम से कम। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। उसने क्या किया, कैसे बचा पाया? बहुत ही कठिनाई से। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेजली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। क्या कही जाती है? सहायक संधि। किसकी? लॉर्ड वेलेजली की योजना को सहायक संधि कहते हैं।
देखते हैं ये रेजिडेंट का राज्य का भ्रमण करते हुए, ये रेजिडेंट ये अंग्रेज देखो बैठे हैं यहाँ, और ये अपने इंडियन लोग इनको भ्रमण करवा रहे हैं। उस समय में ऐसा ही होता था, रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए। सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। 5 शहरों पर सबसे पहले कब्जा कर लिया इस संधि के द्वारा, इस नीति के द्वारा। वेलेज़नी ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। टीपू सुल्तान लड़ते हुए 1799 ईस्वी में किले में ही वीरगति को प्राप्त हो गए, मतलब युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब अंग्रेजों ने उस मैसूर पर कब्जा कर लिया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेज़ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि क्या थी? एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यह किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य के पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। बहुत क्षीण मीन्स कम हो गई। कब किया? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध में, तीसरे युद्ध में। ठीक है। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा को पहले प्रधानमंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे, पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। आपस में ही तो लड़ते रहते थे अपने देश के राजा, इसीलिए तो ये हम लोगों की दुर्दशा हुई। वैसे शायद इतिहास, हिस्ट्री हम लोग कुछ और पढ़े थे। इतिहास से सीखा जाता है, इतिहास दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, अब आप लोग इतिहास से सीखिए। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, परंतु उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। उसने पद की लालसा में नारायण राव का वध करवा दिया, अपने भतीजे को ही मृत्यु लोग पहुंचवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गया और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के नाना फड़नवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे।
अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में के मध्य हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार, संधि मीन्स जानते हैं, समझौता। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फड़नवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। द्वितीय ने भी शरण ली। अंग्रेजों ने साहस से पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। तुरंत, साहस में तुरंत सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणामस्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश किया। सिंधियों को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोंसलों को अंग्रेजों के साथ देव गांव की संधि करनी पड़ी। अब यह संधि किसके साथ कौन हुई, आपको याद करना है। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी में छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। यदि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिमेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। देखिए क्या हुआ। आप लोगों को समझते भी रहना है, सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है। डलहौजी की विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी वो जो था। अच्छा, नाना साहब आप लोगों को दिखा, ये है नाना साहब, ये है नाना साहब। देखो पहले की तलवारें देखो कैसी थी, नाना साहब की तलवार है। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कहाँ मिला लिया गया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया गया।
कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गईं। आइए दी गई तालिका में अन्य शासकों के साथ अंग्रेजों के से हुए युद्धों तथा उनके परिणामों के बारे में जाने। अब देखते हैं अंग्रेजों से किनके युद्ध हुए और क्या उसका परिणाम निकला। अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध। पिंडारियों तो सुना होगा नाम, मूवी नहीं बताएंगे, अब आपको हिस्ट्री में। युद्ध एवं वर्ष किसके बीच, युद्ध विलय के कारण, परिणाम, संधि, प्रस्ताव। अवध जो युद्ध हुआ है 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह, इनके बीच में हुआ। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन में आक्रमणता का आरोप इसलिए आरोप लगा है। परिणाम हुआ अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और संधि का हुई फैजाबाद संधि, अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और उन्हें जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। अब रुहेलखंड संधि 1773 ईस्वी में, ठीक, रुहेलखंड वाला देखते हैं। वारेन हेस्टिंग तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच में हुई। रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को रुपए 40 लाख देने से मना कर देना, ये कुछ किस लिए हुई। हाफिज रहमत खां मारे गए और रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना, ये इसका परिणाम हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है। बनारस की संधि हुई 1780 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग तथा राजा चेत सिंह के मध्य। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजों को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। कितना अंग्रेजों ने लूटा हम लोगों को, मारा है, लूटा है, क्या क्या किया है हम लोगों के साथ अंग्रेजों ने। पिंडारियों से युद्ध। लूटमार करने वाले लोग पिंडारी होते हैं। ठीक, 18 होते थे। 1816 से 1818 से 2 वर्ष तक लॉर्ड हेस्टिंग तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मुहम्मद तथा चीतू के मध्य, इन लोगों के मध्य। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर, पिंडारियों से छापामार, वो सलमान खान, वो जिसमें मिथुन बने हैं पिंडारी, कौन सी मूवी है, बहुत से पिंडारी मारे गए, वो जिसमें जरीन खान है, वो एक मूवी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अमीर खान ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी गई। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। यह पिंडारियों के युद्ध का परिणाम हुआ। ठीक है, परिणाम तो कुछ और ही हुआ। अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा म्यांमार से युद्ध। युद्ध एवं वर्ष। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग तथा लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज तथा बुडगल क्षेत्रों पर अधिकार। अंत में गोरखे पराजित हुए, बेचारे हार गए। 1816 ईस्वी में सिगौली के संग अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। यह कुमायूं गढ़वाल यहीं के हैं योगी जी, अपने मुख्यमंत्री। और बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 से लॉर्ड एम्सहर्ट तथा बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। 1826 ईस्वी में यांडुबू की संधि। अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरीम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता। यह सब हो रहा है। बर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन, बर्मा पराजित हुआ। मर्तबान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया।
अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध। ऐसा अंग्रेजों ने ऐसा कोई नहीं था जिनसे युद्ध न किया हो। युद्ध एवं वर्ष। अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी तक 4 वर्ष। लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगानों के मध्य। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंध युद्ध 1843 ईस्वी। लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक। अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर सिंध के अमीर पराजित हुए। सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। क्या हो रहा है, हर जगह तो हार हो रही है अंग्रेजों से। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग तथा सिख सेना ने सतलज नदी पार कर अंग्रेजी राज्यों पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे। किस लिए? लाहौर में 1846 ईस्वी में संधि करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों को द्वाब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। तब इस धनराशि को न देने पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। ये सब आप लोगों को हर चीज़ समझने से। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 में लॉर्ड डलहौजी तथा सिख। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। बस एक पेज और है, आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो साथ में पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों की सफलता के कारण। भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक सहायक सिद्ध हुए, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है और ये अगर अधूरा समझोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा, क्योंकि वहाँ बंदरगाह भी बहुत हैं। बहुत नहीं, बंदरगाह हैं। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मतलब शुद्ध हुई। ठीक है, ये जहाजी बेड़ा है। जहाजी बेड़ा देखो, ये जहाजी बेड़ा है, ये है बंगाल का, ये जहाजी बेड़ा है इन लोगों का, अंग्रेजों का। ये बंगाल में था। अब हम आगे देखते हैं। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। यह ब्रिटिश कालीन चांदी का सिक्का, जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई है, सन 1862 ईस्वी का यह है सिक्का। ये देखो, महारानी विक्टोरिया की इस तस्वीर इसमें है। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से रहते थे, जिस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। और ये कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ये है लॉर्ड वेलेजली। इसने कौन सा क्या किया है? विलय नीति की है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या संधि नीति, इसमें क्या किया है जरा हमें कमेंट करके बताना। ये संधि नीति वाला है या विलय नीति वाला है? अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। अभी देखो, पढ़ लिया। उन्होंने फूट डालो और राजकुरों की कूटनीति भी मनवाई। इससे पहले हमने पढ़ा था साम दाम दंड भेद भी इन्होंने किया था। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। ये सभी अंग्रेजों की जीत के कारण हैं। अब ये देखो, इसको देखते हैं। दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था, तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। बहुत दोगले थे अंग्रेज। इसी प्रकार से हम भारतीयों को हराया। शब्दावली। अब पिंडारी किसके कहते हैं? यह लुटेरों का एक दल जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। ठीक है। रेजिडेंट किसके? सहायक संघ स्वीकार करे वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश संघ अधिकारी। अब अभ्यास है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत विकल्पी, बहुत मतलब सरल है। बहुविकल्पी। विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। किससे? इसका भी कमेंट करके आप हमको आंसर बताना है। ठीक है, बताना है आंसर कमेंट करके। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने, शाह शुजा ने या जमाल खान ने? किसने पराजित? यह भी बहुत सरल है, इसको भी आपको
आंसर कमेंट करके बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की। बहुत ही सरल है, इनको भी आपको कमेंट में हमको बताना है, ठीक है। अब और देखो, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। कुछ भी अगर आपको समझ में आया तो वो थोड़ा बहुत जरूर लिखना है। सहायक संधि क्या थी इसके बारे में भी आपको लिखना है। और दीर्घ उत्तरी में एक रफ फेयर कापी बनाना है, रफ नहीं। डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आप हमको कुछ बता सकते हैं अगर, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप हमें कुछ इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट वर्क है यह कि तिथि क्रमानुसार दक्षिण भारत के उन युद्धों का चार्ट बनाया जिसके द्वारा वहाँ अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। उनके कारण क्या थे, किस लिए अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। देखो अगर पढ़ाई करोगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा।